तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट सीखा था, उसी सीरीज में आपको और एक टिपिकल क्वेश्चन सिखा रहा हूँ. सो राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द अंडरलाइंग सब्सटेंस इन द फॉलोइंग. तो हमारे पास एक सब्सटेंस है AS2S5 और इसको हम कन्वर्ट करा रहे हैं ASO4 3- में और SO4 2- में. उससे आपको AS2S5 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है. दूसरे पार्ट में हमारे पास एक सब्सटेंस है K4FeCl6. इसमें से हमें आयरन ऑक्साइड करा के ले गए Fe3+ फॉर्म में. K+ अपना K+ ही रहा. कार्बन कन्वर्ट होके हो गया कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट और नाइट्रोजन कन्वर्ट होके आ गया नाइट्रेट आयन में. तो इसमें आपको K4FeCl6 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है. दो क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन एकदम लास्ट क्लास में जितना सिखाया था उससे दिस इज वन ऑफ द हायर डिफिकल्टी क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा. चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मोल आपको पर मॉलिक्यूल अप्लाई करना है. एक मॉलिक्यूल के लिए जितना ऑक्सीजन स्टेट का चेंज हो रहा है अगर वो आप अप्लाई कर दोगे तो आप डेफिनेटली सही कर ले जाओगे. तो हमारा पहला सवाल है AS2S5 को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ASO4 3- और SO4 2- में. और दूसरे पार्ट में K4FeCl6 को कन्वर्ट कर रहे हैं Fe3+, K+ और CO3 2- एंड NO3- में. इसमें AS2S5 और K4FeCl6 का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है. ठीक है, तो देखो पहले पार्ट से अगर हम स्टार्ट करें सॉल्व करना, तो फर्स्ट पार्ट में देखो AS2S5 है. तो पहले आपको ऑक्सीजन स्टेट चाहिए, तो आर्सेनिक का ऑक्सीजन स्टेट +5 सल्फर -2. दूसरी तरफ जाएंगे तो ASO4 3- बन रहा है. यहाँ सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +5 आ रहा है और सल्फेट आयन का ऑक्सीजन स्टेट +6 आ रहा है. ठीक है, समझ में आई बात. आर्सेनिक का ऑक्सीजन स्टेट चेक करो +5 आएगा, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट चेक करेंगे तो +6 आएगा. तो आर्सेनिक का ऑक्सीजन स्टेट तो नहीं चेंज हो रहा, बट सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है और चेंज हो रहा है -2 से +6, 8 यूनिट्स. और टोटल कितने सल्फर है हमारे पास 5. तो इसका इक्विवेलेंट वेट अगर लिखेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS2S5 विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 8 into 5 which is molecular weight by 40. ठीक है, सिमिलरली दूसरा पार्ट सॉल्व करो. दूसरे पार्ट में देखो हमारे पास कंपाउंड है K4FeCl6. पहले तो आपको इसमें सबके ऑक्सीजन स्टेट निकालने हैं, वही अपने आप में टिपिकल क्वेश्चन है. तो पहले हमने इसको आयनाइज करके लिखा है, इट इज 4K+ FeCl6 4-. तो आपको पता है यहाँ पे जो Cn है वो साइनाइडाइड फॉर्म में Cn-, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ले सकते हैं. ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Cn- इज -1 ले सकते हैं. तो अगर हम यहाँ से आयरन का ऑक्सीजन स्टेट x मान लें तो x - 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा. यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन जो है वो पता चल गया +2. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कार्बन और नाइट्रोजन इंडिविजुअली चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर से सॉल्व करते हैं. तो ये आपका Cn- आयन, आपको मैंने सबसे पहले दिन यही कॉन्सेप्ट सिखाया था. तो अगर हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 3- चार्ज आएगा, कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव 3 चार्ज आएगा, और एक माइनस उसके पास पहले से ही है. यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन हो गया +2 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हो गया -3. पहला काम तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग सीखे, जो मैंने आपके लिए सबसे पहले रिपोर्ट किया. अब जरा इसको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में लिखना है. तो K4FeCl6 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है K+ में, Fe3+ में, CO3 2- में और NO3- में. क्वेश्चन देख लो पहले. तो पोटेशियम का ऑक्सीजन स्टेट +1, आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +2, कार्बन ऑक्सीजन स्टेट +2, नाइट्रोजन -3. राइट साइड में पोटेशियम +1, आयरन +3, कार्बन ऑक्सीजन स्टेट +4, नाइट्रोजन +5. तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का चेंज हो रहा है, कार्बन का चेंज हो रहा है और नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है.
तो अब अगर हम यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो एक तो आयरन का आ रहा है, कार्बन की वजह से ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रही है 2 यूनिट बट 6 कार्बन है, और नाइट्रोजन की वजह से ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है -3 से +5 दैट इज 8, और ऐसे हमारे पास 6 नाइट्रोजन है। समझना है? ये आयरन की वजह से है, ये कार्बन की वजह से और ये नाइट्रोजन की वजह से। ये चीज हमने आयरन की वजह से लिखी है, ये कार्बन की वजह से लिखा है और ये नाइट्रोजन की वजह से लिखा है। टोटल चेंज कैलकुलेट करके निकालोगे तो 61 आ जाएगा। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ K4FeCl6 अगर रिपोर्ट करेंगे हम लोग, दिस कम्स आउट टू बी मॉलिक्यूलर वेट बाय 61। आप ध्यान से देख लो, अगर कोई पार्ट आपको नहीं क्लिक कर पा रहा हूँ मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ। पहले मैंने सारे एलिमेंट्स से अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट निकाले, फिर ऑक्सीजन स्टेट का चेंज कैलकुलेट करा। चेंज पूरे मॉलिक्यूल के लिए चेक करना है तो उसमें 1 आयरन है, 6 कार्बन है, 6 नाइट्रोजन है। कार्बन का चेंज 2 यूनिट, 6 कार्बन के लिए 12 यूनिट। नाइट्रोजन का चेंज -3 से +5 है तो इट इज 8 यूनिट चेंज, एंड टोटल नाइट्रोजन आर 6 अगेन, चेंज हो जाएगा 8 into 6। टोटल चेंज कैलकुलेट करिए, उससे आपको इक्विवेलेंट वेट निकालते बन जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट्स, सो राइट ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ग्राम इक्विवेलेंट्स। राइट डाउन द टर्म ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो जैसे हम लोग मोल यूज करते थे वैसे एक टर्म होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोग डिफाइन करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्ट में लिखते हैं GMEQ। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो मोल निकालते टाइम आपको याद है मास अपॉन सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करते थे, अभी मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट करते हैं। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो अभी तक हमने जितने भी इक्विवेलेंट वेट निकाले, हर केस में हमने मॉलिक्यूलर वेट में एक नंबर से डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में एन फैक्टर बोलने लगते हैं। अब एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर लाइक स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, वैसे ये अपना सेल्फ जनरेटेड टर्म है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम लोग टर्म यूज करेंगे इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। एंड इफ यू नोटिस इट केयरफुली कि हम केवल अगर नंबर पता करते चले जाएं तो आप हर सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। सो लाइक इफ आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन वन साइड, तो एन फैक्टर के लिए अगर हम मार्क करें तो जब हमने एलिमेंट लिखा था तो एन फैक्टर उसके लिए वैलेंसी थी। अगर हमने एन फैक्टर लिखा था एलिमेंट के लिए तो देखो वो उसकी वैलेंसी थी। ठीक है, याद है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट वाज एटॉमिक वेट बाय इट्स वैलेंसी। अच्छा, आयन के केस में उसका चार्ज था, एसिड के केस में क्या था? एसिडिटी। वेरी गुड। बेस के केस में एसिडिटी। इसके सॉल्ट के केस में टोटल चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो अगर किसी को ये केवल ये वैल्यू पता हो तो इक्विवेलेंट वेट को आसानी से निकाल सकता है। तो पूरे फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? एन फैक्टर। तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो व्हाट वी जस्ट नीड दिस नंबर। एलिमेंट के लिए वैलेंसी, आयन के लिए उसका चार्ज, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मॉलिक्यूल। राइट, क्लियर हुआ? तो अब जो इक्विवेलेंट वेट है अगर हम उसको ऊपर वाले टर्म में पुट करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। और मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। सो ग्राम इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में मोल डिफाइन किया था, मास अपॉन मोलर मास से, वैसे इस चैप्टर में हम लोग टर्म यूज करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, एंड दिस इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। या तो सिंपली ऐसे टर्न कर लो
या मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो केमिकल कैलकुलेशंस करते टाइम जैसे मोल्स यूज करते हैं वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट का भी यूटिलिटी है। अभी आपको समझाता हूँ कैसे। अब इसी के साथ देखो आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म में एक टर्म सिखाया था नॉर्मलिटी। सो नॉर्मलिटी वाज नंबर ऑफ moles gram equivalents of solute present in 1 liter. present in 1 liter solution या फॉर्मूले के टर्म में number of gram equivalent of solute upon volume of the solution into 1000 या upon volume of the solution in liters। राइट, तो आप देखो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और तरीका आ गया आपके पास। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। राइट, यहाँ तक क्लियर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो मोलारिटी होता है उसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स होता है। अब इस टर्म को अगर हम अपनी ऊपर वाला एक्सप्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर में पुट कर दें, वी कैन राइट ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, और ग्राम इक्विवेलेंट की जगह लिखें नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, और मोल्स की जगह लिखें मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू एन फैक्टर। यहाँ से देखो नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन आ गया। जो हमने मोल कॉन्सेप्ट में छोड़ा था तो वो भी रिलेशन आ गया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। रिलेशन है जो आपको याद रखना है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मोल्स इनटू एन फैक्टर करते हैं, या नॉर्मलिटी निकालने के लिए मोलारिटी इनटू एन फैक्टर कर सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट हुआ आपके लिए मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये पूरा प्रोसीजर है जिससे हम लोग मोल्स की तरह ग्राम इक्विवेलेंट से भी केमिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब इसका यहाँ पे एक मेजर एडवांटेज है जिसको मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले आप ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट एक बार रिव्यू कर लो इसको। अब देखो अगर कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन में लिखा है नॉर्मल सोल्यूशन, तो नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब होता है इसकी नॉर्मलिटी 1 है। देसी नॉर्मल सोल्यूशन लिख के आया, तो देसी नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब होता है इसकी नॉर्मलिटी 0.1 है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लिखा मोलर सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन का मतलब होता है मोलारिटी 1 है। और अगर डेसी मोलर सोल्यूशन लिखा हुआ तो उसका मतलब मोलारिटी 0.1 है। एंड लाइकवाइज सेमी मोलर लिखा हुआ तो 0.5 ml। जो भी टर्म लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन लिख लो तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ (0.1 m S3PO3 when it is treated with base, या when it is completely neutralized by base, when it is completely neutralized by base। Find normality of 0.1 m S3PO3 when it is completely neutralized by base। तो अपना फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। और S3PO3 क्या एसिड है, एसिड का एन फैक्टर बेसिसिटी, और S3PO3 की बेसिसिटी कितनी होती है बताओ? बेसिसिटी ऑफ S3PO3 2 plus 0.2 अपन चलेगा। बेसिसिटी ऑफ S3PO3 is 2, तो उसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी 1। ठीक है,
law of gram equivalence. Write on the next term, law of gram equivalence. तो अगर कोई भी दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं तो इन दैट केस देयर ग्राम इक्विवेलेंट्स आर इक्वल। अब यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होता है। सो राइट ऑन द स्टेटमेंट, when two or more than two substances reacts with each other completely, when two or more than two reactants reacts completely with each other, then their gram equivalents are equal. So when two or more than two substances reacts completely with each other, then their gram equivalents are equal. When two or more than two substances reacts completely with each other, then their gram equivalents are equal. मतलब वो substance अगर एक दूसरे के साथ completely react कर गए तो irrespective of their stoichiometric coefficient directly gram equivalents equal आते हैं। ठीक है, मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन को भी हो। यस, तो इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अगर आपका मन नहीं है इक्वेशन बैलेंस करने का तो आप ग्राम इक्विवेलेंट्स डायरेक्टली इक्वल कर सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट और ग्राम इक्विवेलेंट से क्वेश्चन करने का डिफरेंस यही हुआ कि जब हम क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस करेंगे और फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के रेशियो में मोल्स रिएक्ट करते हैं। और अगर आपका इक्वेशन नहीं बैलेंस है या इक्वेशन पूरी आपको नहीं पता है तो अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि वो दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स डायरेक्टली इक्वल कर दिया जाता है। दिस इज लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और यही इसका एडवांटेज है। तो चूंकि लॉ है तो इसे प्रूफ तो कर नहीं सकते, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंटली एक रिजल्ट लिखता हूँ तो आप इस चीज को देखो, चेक कर लेना। सपोज करो हमने एक इक्वेशन लिखी तो पहले मोल और स्टोइकियोमेट्री दोनों, मोल और लॉ ग्राम इक्विवेलेंट एक साथ एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ आपको। सो लेट्स से मैंने एक बैलेंस इक्वेशन लिखी पहले 2K1O4 plus 3H2SO4 plus 5H2C2O4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 8 water and CO2। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले बेसिकली मोल्स के टर्म में अगर डील करूं तो मोल्स के टर्म में अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो तो दिस इज 2:2, 3:5 पर रिएक्ट कर रहा है, जिसके मोल्स का रेशियो हुआ। दूसरा टर्म अगर इनके n फैक्टर्स मार्क करें, यहाँ देखो मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट +7 है, यहाँ +2 है, तो उसका n फैक्टर 5 हुआ। कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +3 है और +4 है, तो उसका n फैक्टर 2 हुआ। H2SO4 का n फैक्टर आपको नहीं पता है, बता सकते हो क्यों नहीं पता है? KMnO4 का देखो रिडक्शन हो रहा है तो आपको ऑक्सीजन नंबर चेंज का पता चल गया, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मोल। H2C2O4 में आपने देखो ऑक्सीजन स्टेट देखी तो +3 से +4 चेंज हुआ, तो वो भी समझ आ रहा है। बट H2SO4 के केस में अगर आप नोटिस करोगे तो देखो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +6 से +6 है, नो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट। और अगर एसिड बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पेक्ट से देखें तो बेस नहीं है यहाँ पे, एसिड का H+ रिप्लेस कैसे कराएंगे? तो इसका मतलब इसका एक n फैक्टर अभी मुझे नहीं पता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की यही लिमिटेशन है, मोल कॉन्सेप्ट यहीं पे सुपीरियर माना जाता है। बट ग्राम इक्विवेलेंट का एडवांटेज ये है कि बिना इक्वेशन बैलेंस करे भी काम चलता है। तो अगर आपको क्लियरली किसी सवाल में ये पता चल जाएगा कि कोई भी दो सब्सटेंस है जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो आप ग्राम इक्विवेलेंट तुरंत इक्वल कर सकते हैं। प्रोवाइडेड आप n फैक्टर निकाल पाओ। n फैक्टर आप इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इक्वेशन कैसे लिखी गई है। ठीक है, तो आप जगह से अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखें तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इज मोल्स इनटू n फैक्टर। तो देखो इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट 10 आ रहा है और इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट 10 आ रहा है। डिफॉल्ट ये चीज सेम आएगी। अगर H2SO4 का भी पूछा जाएगा तो ग्राम इक्विवेलेंट इसके भी 10 रिएक्ट करेंगे।
ये तो कंफर्म है। H2SO4 अगर KMnO4 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट डेफिनेटली इक्वल होंगे। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको एन फैक्टर निकालने में दिक्कत आ रही है वहाँ मोल और ग्राम इक्विवेलेंट की हेल्प से आप एन फैक्टर भी निकाल सकते हो। तो अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें H2SO4 का एन फैक्टर निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन हो फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 in above equation, ऊपर वाली केमिकल इक्वेशन में हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर अप्लाई करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट तो 10 डेफिनेटली आएगा, मोल्स आपको 3 पता है, एन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व होके देखो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 10/3। यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 लिखेंगे ये जाएगा 98/10 into 3। समझ आया? इसलिए मोल कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हम एन फैक्टर सक्सेसफुली नहीं निकाल पाएंगे कुछ सब्सटेंसेस में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही चैप्टर शुरू करते टाइम ये चीज बताई थी कि इक्विवेलेंट वेट निकालना तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि वो सब्सटेंस रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो अगर वो एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है तो निकल आएगा, बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है तो निकल आएगा, सॉल्ट बना रहा है तो पता निकल आएगा, एलिमेंट है आयन है तो निकल आएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो निकल आएगा। बट अगर आप उसकी केमिकल रिएक्शन का आइडिया नहीं लगा पा रहे हो, उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेस, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, तो इन दैट केस यू हैव टू गो विद द मोल कॉन्सेप्ट। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का ये भी एक इंपॉर्टेंस है कि आप उन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट वेट निकाल पाते हो जो डायरेक्टली कैसे रिएक्शन में यूज हो रहा है ये नहीं पता चल पा रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उनके एन फैक्टर भी निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। समझ में आई बात आपको? सर जैसे किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो वो तो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगा अगर किसी लिमिटिंग, circumstance में। अब यही सब लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की लिमिटेशंस है, इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बट इसके एडवांटेजेस है कि जहां वो प्रॉब्लम नहीं फंसेगी वहां सवाल जल्दी होगा। मोल कॉन्सेप्ट की अपनी लिमिटेशन है कि सवाल लेंथी हो जाता है, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की अपनी लिमिटेशन है कि आप एन फैक्टर नहीं निकाल पाओगे, कई बार अगर कोई रिएक्टेंट लिमिटिंग हो गया तो नहीं कर पाओगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। दोनों बातों का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमसे केवल इतना पूछा गया कि 2 मोल KMnO4 से कितने मोल H2CO4 डायरेक्ट निकल आएगा। तो सर टेक्निकली एक क्वेश्चन जो हम लोग एन फैक्टर से कर सकते हैं वो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं ना, बस थोड़ा टीडियस होगा। यही मेन की है। वैसे तो देखो ज्यादातर टीचर्स ये कंसेप्ट सिखाते हैं कि लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बहुत सुपीरियर कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट, बट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि आपको आईआईटी का एडवांस पेपर डील करना है, वहाँ कितना भी टेढ़ा सवाल आ सकता है, तो ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से जरूर सॉल्व होगा। ऐसा हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से ना कर पाओ, बट वो मोल से जरूर सॉल्व होगा। मतलब रिवर्स इज पॉसिबल, आप ग्राम इक्विवेलेंट से करो, मोल से कर लो, ठीक है, मोल से कर पाओ, ग्राम इक्विवेलेंट ना कर पाओ, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए फंसना नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ग्राम इक्विवेलेंट में फंस रहा है, बिना टाइम खराब करे तुरंत इक्वेशन बैलेंस करो, आप मोल से सवाल सॉल्व कर दो। ऑल्दो इस सिर्फ सोचने का डिफरेंस है कि हम जब इक्विवेलेंट से कर रहे हैं तो कम टाइम लग रहा है, या मोल से करेंगे तो ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो एन फैक्टर निकाल रहे हो वो भी तो क्या निकाल रहे हो, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट ही तो निकाल रहे हो। आप ध्यान से देखो बैलेंसिंग में क्या करते थे, जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आता था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते थे। KMnO4 का एन फैक्टर 5 है तो देखो H2CO4 का कोएफिशिएंट 5 है, और H2CO4 का देखो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट 2 है, एन फैक्टर 2 है, तो KMnO4 का एन फैक्टर कोएफिशिएंट देखो 2 है। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस की बात है कि आपको जो चीज बढ़िया समझ में आ गई आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई प्रोसेस? सो व्हाटएवर पोर्शन इज कंफर्टेबल टू यू आप उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब समझ आ गया, पहले लॉ समझ गया। लॉ इज व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट्स, बहुत ध्यान से समझना है बिकॉज़ बहुत प्रिसाइज लॉ है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत जनरलाइज्ड लॉ है, आप उसको कहीं भी अप्लाई करो, कैसे भी अप्लाई करो, बस इक्वेशन बैलेंस कर लिया आपने तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बट लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बहुत प्रिसाइज लॉ है, केवल उन 2 रिएक्टेंट्स या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स पे अप्लाई होता है जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं। इवन प्रोडक्ट तक इसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। ऑल्दो अगर स्कूल लेवल के सिंपल क्वेश्चंस होंगे या जेईई बेस लेवल के सिंपल क्वेश्चंस होंगे तो आप अगर प्रोडक्ट में भी लगा दोगे तो गलत नहीं होगा सवाल,
बट अगर आईआईटी का टिपिकल सवाल हुआ तो गलत भी हो जाएगा। अभी हम लोग आगे जैसे जैसे इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक लॉ, स्पेसिफिक की, सो अप्लाई एट द स्पेसिफिक प्लेस। बहुत जनरलाइज नहीं करना है इसको, क्योंकि जनरलाइज करने से सिंपल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको नहीं पता कि आईआईटी पेपर में कौन सा सवाल आएगा। वो एक जो डिफिकल्ट सवाल आएगा उसी को सीखने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और वही गलत हो गया तो फिर हमने सब सीख के फायदा क्या? समझ गया ना? फाइनल मैच में सेंचुरी मारनी है, प्रैक्टिस मैच की सेंचुरी कोई नहीं देखता। तो उसकी प्रोसेस समझना है ध्यान से, बिल्कुल स्टेटमेंट पे बहुत प्रिसाइजली समझना है। I have told you when two or more than two reactants reacts completely with each other, then their gram equivalents are equal. तो जो reactants एक दूसरे के साथ completely react करते हैं उनके gram equivalents equal होते हैं। अगर इसमें limiting reagent आ गया तो नहीं अप्लाई कर सकते। अभी देखो H2SO4 का n फैक्टर नहीं निकाल पाए तो नहीं अप्लाई कर सकते। तो इस जगह तरीके से बहुत सारी जगहों पे लिमिटेशन, प्रोडक्ट के लिए इक्वल नहीं कर सकते। So there are multiple limitations जहाँ पे आपको gram equivalent में प्रिकॉशन लेनी है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? तो आप ऐसी जिस भी जगह फंसेंगे वहां पे मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ दिखती है। इट इज फॉर्मिंग BaCl2 एंड वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 2HCl आ जाएगा और 2 वाटर आ जाएगा। तो अगर हम इसे पहले मोल से डील कर रहे हैं तो देखो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेंगे, 1:2 रेशियो चलेगा। n फैक्टर अगर हम लिखेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, तो उसका n फैक्टर 2 आएगा। HCl इज एसिड, उसमें एक H+ रिप्लेसेबल है तो उसका n फैक्टर 1 आएगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट आप चेक कर लो, देखो 2:2 आ रहा है। मोल्स इनटू n फैक्टर इज ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल करोगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और HCl के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल आएंगे। समझ में आई बात? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl will be same, but moles are in a ratio of 1:2। सर एन फैक्टर इस इक्वेशन के एक बार बता दीजिए सर। बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस का n फैक्टर क्या होता है? रिप्लेसेबल OH-। हाँ सर। HCl है, उसका n फैक्टर क्या होता है? रिप्लेसेबल H+। तो HCl का n फैक्टर 1, बेरियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर 2। ओके सर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी आप एग्जांपल यूज करोगे सब में ये चीज वर्कआउट करेंगे। और चलो आपको अगर सपोज करो एक और एग्जांपल से सिखा दूं। सो लेट्स से हमने एक और इक्वेशन लिखी Na2H2O3, इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराई, विल फॉर्म Na2S4O6 प्लस NaI। सो बैलेंस किया तो देखो 2Na2H2O3 हो गया और ये 2NaI हो गया। तो अगर आप पहले मोल से डील कर रहे हैं तो ये रेशियो देखो 2:1 आएगा। उसके बाद n फैक्टर डील करेंगे तो देखो आपको H2O3 में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +2 है, राइट हैंड साइड में 2.5 है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? 0.5, और हमारे पास 2 सल्फर है तो n फैक्टर कितना आया? 1। आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट 0 है, राइट हैंड साइड में -1 है, 2 आयोडीन है तो n फैक्टर हुआ 2। तो अब अगर आप इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट्स देखो यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। और कोई दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं लगाते। समझ आ गई? पहले एग्जांपल से बात सब सारे केस क्लियर हो रहे हैं आपको? अब इस चीज को नोट बना के लिख लेना है, क्योंकि यही मेन फीचर्स हैं जो आपको याद रखना है। पहले केस में लिखो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स cannot be used in case of limiting reagent. In case of limiting reagent, to get amount of product and in case function of the substance reactant is not clear. Function of reactant is not clear. Again, we will say n factor
आयन फैक्टर नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यूज नहीं कर पाओगे। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट के केस में यूज नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट का अमाउंट निकलना है तो लिमिटिंग रिएजेंट अवॉइड करना चाहिए, और तो मेजर केसेस में निकल जाएगा। बट मैंने आपसे बताया ना कि एक सवाल जो आईआईटी पेपर में आएगा उसी में नहीं निकला तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसके लिए हमेशा इस चीज को दिमाग में रखना है, इट इज पॉसिबल कि प्रोडक्ट के केस में लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अप्लाई ना करें, बिकॉज दैट इज नॉट कंपल्सरी। ऐसे सवाल सिखाऊंगा मैं आपको जहाँ पे आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। और तीसरी बात बताइए कि अगर किसी सब्सटेंस का एन फैक्टर निकालना मुश्किल है आपके लिए तो भी नहीं यूज कर पाओगे। 3 केसेस आपको अवॉइड कराने हैं। So now write down a question. Find out the equivalent weight of HNO3 in the following chemical equation. Find out the equivalent weight of HNO3 in the following chemical equation. Find out the equivalent weight of HNO3 in the following chemical equation. So it is copper plus HNO3 gives copper nitrate plus NO plus water. कॉपर प्लस HNO3 की उस कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस वाटर, इसमें आपको HNO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप अगर नोटिस करोगे तो यू विल रियलाइज दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन दोनों चेंज हो रहे हैं। सो फर्स्ट आई विल राइट दैट कॉपर प्लस HNO3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस वाटर। ये इक्वेशन, यहाँ कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट 0 और यहाँ +2 है, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +5 और ये +2 है। तो अगर आप केवल इतना नोटिस करोगे तो आपको समझ आएगा कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू नोटिस दैट देयर इज वन मोर नाइट्रोजन जिसका ऑक्सीजन स्टेट +5 है। दैट मींस इन दिस क्वेश्चन कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट तो देखो चेंज हो ही रहा है, नाइट्रोजन का भी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है, बट कुछ नाइट्रोजन ऐसे है जिसका ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं भी हो रहा है। तो HNO3 का एक फंक्शन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला है, बट दूसरा फंक्शन इसका एसिड वाला भी है, क्योंकि नाइट्रेट आयन प्रोवाइड कर रहा है कॉपर को। पहले इतनी बात समझ पा रहे हो? सो इन दिस क्वेश्चन फंक्शन ऑफ HNO3 इज नॉट क्लियर। HNO3 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है और नाइट्रेट आयन प्रोवाइड करने का भी काम कर रहा है। सो वी आर नॉट श्योर दैट HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इट इज नाइट्रेट आयन प्रोवाइडर। तो जब फंक्शन नहीं क्लियर है तो हम अपना फॉर्मूला तो लगा नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और फिर मोल और लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को यूज करके हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे। तो पहला काम क्या है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना। सो बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन की टेक्निक लगाना शुरू करेंगे हम लोग। तो पहले हाफ में देखो कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा है और दूसरे हाफ में नाइट्रेट आयन से NO बन रहा है। कॉपर बैलेंस करा, नाइट्रोजन बैलेंस करा, ओके। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट 2 यूनिट इंक्रीज कर रहा है और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट 3 यूनिट डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3 कॉपर प्लस 2 NO3 माइनस gives 3 copper 2+ plus 2 NO। ये इक्वेशन यहाँ तक ओके। अब इसके बाद आप देखो मीडियम एसिडिक है क्योंकि HNO3 यूज कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H+ और ऑक्सीजन यूज H+ और वाटर यूज करेंगे। सो यू विल नोटिस ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टोटल 6 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में टोटल 2 ऑक्सीजन है। तो राइट हैंड साइड में 4 वाटर लिखना पड़ेगा और 4 वाटर बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 8 H+ लिखना पड़ेगा। हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3 कॉपर प्लस 2 NO3 माइनस प्लस 8 H+
gives 3 copper 2 plus 2 NO plus 4 water। ये इक्वेशन देखो बैलेंस हो गई। यहाँ तक क्लियर? अब देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 कॉपर तो डायरेक्ट आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि HNO3 से नाइट्रेट आयन भी आ रहा है और H+ भी आ रहा है। तो अगर मैंने 2HNO3 लिखा तो बाकी H+ कैसे बैलेंस करेंगे? और अगर 8HNO3 लिखा तो नाइट्रेट आयन बैलेंस कर सकते हैं राइट साइड में, तो वील राइट 8HNO3। ये समझ आया? यहाँ पे 2HNO3 नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर H+ एक्स्ट्रा बच गया तो उसे बैलेंस नहीं कर पाएंगे, बट नाइट्रेट आयन अगर एक्स्ट्रा हुआ तो उसे राइट साइड में बैलेंस कर सकते हैं। तो देखो 6 नाइट्रेट आयन एक्स्ट्रा ऐड किया तो देखो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही आप कॉपर नाइट्रेट लिखोगे CuNO3 और 6 नाइट्रेट आयन देखो बैलेंस हो गया, प्लस 2NO प्लस 2 वाटर। तो सबसे पहली चीज देखो इसमें जो नोटिस करनी है वो है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो n फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि कई बार वाटर और H+ बैलेंस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमने उसको बिना बैलेंस करे कोफिशिएंट लिखने की कोशिश करी तो कई बार गलत हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दैट टाइम। इस क्वेश्चन में अगर कोई देखो जल्दीबाजी में जहां से 3 कॉपर प्लस 2 NO3 माइनस गिव्स 3 कॉपर 2 प्लस 2 NO से अगर कोफिशिएंट लिख देता तो उसका HNO3 का कोफिशिएंट गलत हो जाता। जब तक आप वाटर और H+ और वाटर यूज करके कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस नहीं लिखेंगे तब तक HNO3 का सही कोफिशिएंट नहीं आएगा। तो ऐसी प्रिकॉशन कहाँ लेनी पड़ेगी? जब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है वही एसिड या बेस की तरह काम कर रहा हो। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज एसिड एंड बेस दोनों काम कर रहा है तो उस केस में आपको H+ और वाटर बैलेंस करने के बाद ही कोफिशिएंट लिखना चाहिए। यहाँ तक समझ आया पहले? अब अगर हम यहाँ चाहें तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डेफिनेटली अप्लाई होगा। तो हम लोग अपनी वही पुरानी टेक्निक लगाते हैं। सबसे पहले मोल्स लिखो तो ये 3:8 में रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद अगर एन फैक्टर लिखेंगे तो HNO3 का एन फैक्टर तो नहीं पता है, बट कॉपर का एन फैक्टर एकदम क्लियर है क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज चेंजिंग फ्रॉम +0 to +2, तो इसका एन फैक्टर सर्टेनली 2 है। HNO3 मुझे नहीं पता, बट फ्रॉम लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर और HNO3 जरूर बराबर होंगे। सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3। तो कॉपर के देखो मोल्स है 3 और एन फैक्टर है 2। HNO3 के मोल्स 8 और एन फैक्टर आपको निकालना है। तो यहाँ से देखो HNO3 का एन फैक्टर कितना आ गया 6/8 और यू में राइट 3/4। तो यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 लिखेंगे so that comes out to be molecular weight by 3 into 4। HNO3 का molecular mass होता है 63, ये देखो 84 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन फिर से लिख लो। अगले क्वेश्चन में लिखो फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl in the following equation। Find out the equivalent weight of HCl in the following chemical equation। Find out the equivalent weight of HCl in the following chemical equation। की बार इक्वेशन है MnO2 plus HCl gives MnCl2 water and Cl2। तो चलो इस बार मैं तुम्हें इक्वेशन बैलेंस करके दे देता हूँ, बैलेंसिंग आप अपने आप कर लेना बाद में प्रैक्टिस के लिए। सो MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 water and Cl2 and 2H2। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर आपको HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्वेशन इस बार मैंने आपको बैलेंस दे दी है, अदरवाइज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स एक्शन से आप बैलेंस भी कर सकते हैं।
हाँ भाई, तो देखो इस क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यू नोटिस कि MnO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. So if you notice मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +2 जा रहा है, क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 जा रहा है, बट वो -1 भी रह जा रहा है. तो इसका मतलब यहाँ HCl का फंक्शन आपका HCl में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी है और साथ में क्लोराइड आयन प्रोवाइड भी कर रहा है. तो इसका मतलब हम इसे सीधे सीधे अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट वाले फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर सकते, तो फिर से लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अप्लाई करेंगे. तो मोल्स के केस में आपको पता है ये 1:4 में रिएक्ट कर रहा है, और अगर n फैक्टर लिखेंगे तो MnO2 का n फैक्टर तो क्लियर है 2, HCl आपको निकालना है, बस हम सीधे अप्लाई करेंगे. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl. It will come out to be 1 into 2 equal to 4 into n factor. अच्छा सॉल्व करोगे तो n फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 73. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 36.5 by 1 into 2, 73 आ जाएगा. समझ आया? Yes, sir. सेम प्रोसीजर, MnO2 + 4HCl के 7Cl2 2 वाटर एट Cl2 है. पहले हमने MnO2 और HCl के बैलेंसिंग कोएफिशिएंट देखे, तो 1 मोल MnO2 4 मोल HCl से रिएक्ट कर रहा है. MnO2 के केस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से -1 चेंज हो रहा है, तो +4 से +2 चेंज हो रहा है, तो n फैक्टर 2. HCl के केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 भी जा रहा है और -1 से -1 भी है. वी आर नॉट श्योर कि कितना लिखना चाहिए. ठीक है, तो उस केस में आपने अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो आपको पता चल गया कि 1 into 2 equal to 4 into n फैक्टर किया तो n फैक्टर हाफ आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय 1/2 करेंगे तो 36.5 into 2 73 आ जाएगा. सर क्लोरीन का 35.5 लेंगे ना सर? हाँ, तो HCl का मॉलिक्यूलर मास यूज करोगे ना, इक्विवेलेंट वेट तो HCl का निकाल रहा है ना. अच्छा सर, हाँ सर, ठीक है सर. वी आर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl. ओके सर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिसिटी से कंफ्यूज नहीं होना है. बेसिसिटी तब इसीलिए मैंने बोला था नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+. HCl का H+ रिप्लेस तो हो, तो HCl का H+ रिप्लेस हो रहा है MnCl2 में, बट Cl2 में नहीं हो रहा है, वहां क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर जा रहा है. तो एक ही सब्सटेंस के अगर दो फंक्शन हो गए तो फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको सिखाना पड़ा है और उसको हम यहाँ यूज करेंगे. ठीक है.